गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 7 सितंबर और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इंडिया में जो टीबी पेशेंट्स हैं, बेसिकली जिनको एक्सट्रीम लेवल ऑफ टीबी होता है, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट होता है, उनके लिए एक नया यहाँ पे ट्रीटमेंट आया है मार्केट में, जिसका नाम है बी पाम रेजिमेन। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो क्वाड की हम लोग बात करते हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेंबर हैं, उसकी मीटिंग इंडिया में होने वाली थी, लेकिन अभी वो अमेरिका में होगी। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसने स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ खास नोटिस यहाँ पे भेजा है। उसके अलावा एफपीआई ऑफलोडिंग, इंडिया में जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अपना पैसा इंडियन मार्केट से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 1.2% नीचे चली गई है 2 दिन के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरपोल के बारे में बात करेंगे। आपने फिल्मों वगैरह में थोड़ा बहुत सुना होगा इंटरपोल के बारे में, कि किसी क्रिमिनल जो देश छोड़ के भाग गया है, उसके अगेंस्ट में इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा वैली फीवर अमेरिका के अंदर ये लगभग हर 2-3 साल के बाद आता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक नया स्पाइडर डिस्कवर किया गया है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो सीधा पहले टॉपिक पे जाते हैं। बी पाम रेजिमेन तो क्या है? बेसिकली जो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि देखिए टीबी कई तरह का होता है। एक टीबी ऐसा होता है जिसके ऊपर लगभग कोई भी ड्रग्स काम नहीं करती हैं, कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, खतरनाक वाला होता है। इसे बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट चला करता था ना, वो लगभग 20 महीने का होता था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी आपको खानी पड़ती थी। लेकिन ये जो नया रेजिमेन आया है, रेजिमेन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कई सारी दवाइयाँ मिक्स हैं और इनको मिक्स करके आपको लेना पड़ता है। तो 2022 में डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन पे एक नया रेजिमेन आया था। इंडिया ने अभी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब इंडिया में टीबी पेशेंट्स के लिए अभी ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। पहले मैंने आपको बताया जो पुरानी दवाइयाँ चलती थी वो 20 महीने तक चलती थी, 18 से 24 महीने रहता था, लेकिन 20 महीने आप मान के चलिए। जो नई दवाइयों का रेजिमेन आया है, मिक्सचर आया है, ये सिर्फ 6 महीने में आपको लेना है। 6 महीने में आपको ये टीबी से मुक्त कर देगा। उसके अलावा जो पहले इलाज चलता था ना, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस नए वाली की एक्यूरेसी एक्चुअली 80% से ज़्यादा है, 89% है लगभग टोटल मिला के, क्योंकि पाकिस्तान, बेलारूस, साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ टेस्टिंग की गई है। वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 90% के लगभग मिली है। तो पहले वाले से बेटर भी है, पहले वाले से कम टाइम भी होता है। पहले वाले जो टीबी होता था ना, उसमें एक दिन में आपको कम से कम 14 से 15 मेडिसिन खानी पड़ती थी, लेकिन नए वाले में आपको सिर्फ 3 बार दवाई लेनी है। फायदा ही फायदा है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपको दवाइयाँ कम लेनी है, टाइम आपको कम लगता है। और कई बार टीबी पेशेंट्स का क्या रहता है ना यार, देखो 1.5 साल 2 साल अगर आपका इलाज चलता है, आपको डेली दवाइयाँ कंज्यूम करनी है, तो बहुत सारे पेशेंट बीच में छोड़ देते हैं। जैसे ही उनको लगता है हल्का सा आराम हुआ, छोड़ देते हैं और वो टीबी फिर से आ जाता है, क्योंकि इलाज लंबा है। यहाँ पे क्या सिर्फ 6 महीने का इलाज है, तो आप आराम से 6 महीने तक दवाई लेके पूरी तरह से रिकवर हो सकते हो। ये जो है इस दवाई का बेसिकली बेनिफिट होगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट कम होगा। लेकिन लिमिटेशंस हैं इसकी। लिमिटेशन ये है कि 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दिया जा सकता। ये सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है। उसके अलावा जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं, जिनका CD4 काउंट कम होता है, CD4 काउंट का मतलब जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसी के अंदर अगर वो कम है, तब ये दवाई आप उनको नहीं दे सकते। ब्रेस्ट फीडिंग अगर वीमेन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप नहीं दे सकते। जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, आप उसको सूटेबल नहीं है ये। एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज़ वो होता है, टीबी वो होता है जो, देखो टीबी क्या है ना, हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये वाला जो टीबी होता है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं, ये आपके स्पाइनल कोड को भी इम्पैक्ट करता है। ये आपके जो बोन मैरो है उसको भी इम्पैक्ट करता है, ये ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता है, ये किडनी को भी इम्पैक्ट करता है। तो भाई ये वाला तो बहुत ही खतरनाक होता है, ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस हैं। टीबी के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया से फैलता है, याद रखना है, वायरस से नहीं फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है। यूजुअली हमारे लंग्स को हिट करता है, लेकिन मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है वो आपके ब्रेन किडनी को भी हिट कर सकता है। एयर के थ्रू फैलता है, जब हम लोग कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, स्पिट करते हैं, तब ये फैल सकता है। इंडिया को दुनिया का ट्यूबरकुलोसिस कैपिटल भी कहा जाता है। लाखों की संख्या में इंडिया में हर साल नए टीबी के केस आते हैं, लेकिन हाँ, सरकार का भी प्रोग्राम है टीबी मुक्त भारत, जिसमें 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करना है, मतलब अगले साल तक। हालांकि ये
थोड़ा सा डिस्टेंट ड्रीम नज़र आता है, बट लेट्स से सरकार कह रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली आपको पता है इसके अंदर 4 कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इसकी मीटिंग होती है हर साल अलग अलग कंट्रीज में। इस साल इंडिया को होस्ट करना था ये, और कई बार ऐसा होता है ना, क्वाड की मीटिंग के लिए स्पेशल, क्वाड के जब चारों लीडर मिलते हैं ना उसके लिए स्पेशल मीटिंग्स नहीं होती हैं। कभी कभी हम लोग किसी और मीटिंग के बहाने जाते हैं और वहाँ पे क्वाड की मीटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई यूएन का मीटिंग हुआ कहीं पे, उसके बहाने आपने कर लिया, कुछ और मीटिंग कहीं ना कहीं होता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि मोदी जी ने 26 जनवरी पे बाइडेन साहब को इंडिया में इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट, और साथ में ये भी सोचा था कि क्वाड की मीटिंग भी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कुछ इश्यूज हो गए। फिर जापान के अंदर इलेक्शंस हो गए, फिर इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो गए, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कुल मिला के ना बात बन नहीं पा रही थी कि वो लोग इंडिया में चारों लोग आए एक ही टाइम पे और मीटिंग में आके बात करें, वो सब नहीं हो पाया। लेकिन अब कुछ यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के लिए चारों लीडर जो है वो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस समय मीटिंग कर सकते हैं कोड की। तो ये बेसिकली न्यूज़ था। कोड क्या है? बेसिकली 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये नाटो नहीं है। पहले नाटो तो सिक्योरिटी अलायंस हो गया है ना, अमेरिका यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर, लेकिन ये नाटो नहीं है, ना ही ये जो कोड है ये कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कोड एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि चाइना कोड को बार बार ये एलिगेशंस लगाता है कि ये नाटो है और चाइना के अगेंस्ट में इसको बनाया गया। देखिए, चाइना के अगेंस्ट में हो सकता है इसको बनाया गया हो, लेकिन फॉर्मल तौर से ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये हमने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है। ये अनऑफिशियल है। बेसिक पर्पस क्या है क्वाड का, कि जो इंडो पैसिफिक है इसको पुरस्परस करना है, फ्री रखना है, ओपन रखना है, ताकि कोई भी इसके अंदर ज्यादा फोर्स ना कर सके। अब देखा जाए तो कोई कहीं ना कहीं चाइना को ही हम लोग टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं, बट ओपनली किसी ने भी नहीं बोला है। कोड की एक बात खास ये भी है कि कोड का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अलग अलग कंट्री अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। जापान के हिसाब से कोड का मतलब है टू काउंटर चाइना। अमेरिका के लिए कोड का मतलब है पैसिफिक ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस दबदबा बना के रखना। ऑस्ट्रेलिया का मतलब यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली काफ़ी डोमिनेंस रहा है, वहाँ से चाइना के इम्पैक्ट को कम करना। इंडिया का पर्पज़ ये है कि जो 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 इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यहाँ पे ट्रेड को ओपन रखना। बेसिकली सब अपने अपना मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसके लिए हुई नहीं है। कोड की अगर हम लोग रीजन की बात करें तो 2004 में जब सुनामी आया था और फिर मालाबार एक्सरसाइज जब इंडिया करता है, तब चारों कंट्रीज ने कोलैबोरेट आपस में किया था। तो इनको लगा कि भाई खाली ये ह्यूमैनिटेरियन क्यों करना, इस दोस्ती को थोड़ा सा रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तो 2007 में जब एशियन मीटिंग वगैरह भी हुआ, और उसके पहले जब शिंजो अबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली इनको मार दिया गया, इनको गोली मार दी गई। तो इनका ये आइडिया था कि ये चारों कंट्री का इंटरेस्ट क्योंकि कॉमन है और इनका जो दुश्मन है वो एक कॉमन है चाइना, तो क्यों ना मिलके कुछ ना कुछ किया जाए। तब उनके आइडिया के नाम पे ये कोड का पूरा कॉन्सेप्ट आया था, और उससे पहले से ही हम लोग मालाबार एक्सरसाइज कर ही रहे थे, तो सबने सोचा ठीक है कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर ये बेसिकली हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इससे विड्रॉ कर लिया, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन स्पेशल आफ्टर कोविड, कोविड से थोड़ा सा पहले भी चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जब थोड़े ख़राब होने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया जो है कोड की तरफ आ गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, और ऑफिशियल जो कहानी है वो 2017 में शुरू हुई, और फिर से कोड की मीटिंग हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। और इन चारों कंट्री के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग भी होता है, जो कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है मिनिस्टर्स के बीच में, वो भी हम लोग साथ के साथ करते ही रहते हैं। उसके अलावा कोड लगभग लगभग उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है जो कि इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम रहता है, वो सबको सपोर्ट करता है। जैसे एशियान और जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है, इंडियन ओशन रीजन के जो पार्टनर्स हैं, लगभग सभी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। एनुअल मीटिंग इसकी होती है और कई सारे मुद्दों पे बात की जाती है कोड की मीटिंग्स में, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ वगैरह सब पे बात यहाँ पे की जाती है। कोर प्रिंसिपल वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रूल बेस्ड रहे, है ना, मतलब पूरी दुनिया में रूल्स हैं कुछ बनाए हुए हैं, सब लोग भैया उसके हिसाब से काम करें, ज़्यादा उछल कूद मत करें, वो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि उछल कूद करने से डिस्टर्बेंस ही होगा, फालतू में एनर्जी खर्च होगी, पैसा खर्च होगा, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहना चाहिए भाई। पिछले 50-60 सालों से
मतलब आफ्टर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया भर में जहाँ से नेविगेशन होती है, जो शिप्स वगैरह होते हैं ट्रेड के लिए, वो जा रहे हैं, वैसे ही जाते रहें, टेंशन नहीं हो ज़्यादा फालतू में, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी होती है तो चाइना अपोज करता है बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ को कि आप यहाँ से मत जाइए, ये मेरी टेरिटरी है। तो लेकिन कोड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्री और उस तरीके से रहना चाहिए। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और डेट फाइनेंसिंग भी करते हैं, कभी कभी एक दूसरी कंट्रीज़ की थोड़ी हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियल, कभी कभी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प भी कर देते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा डेट वाला क्राइसिस होता है, वो सब इसके लिए रहता है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंस है कोड का, बिकॉज चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर हम लोग कोड से कर सकते हैं। हालांकि ये कोई फॉर्मल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनता ही है चाइना के ऊपर, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखिए, जब 1970s में जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, और तब हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया था, और इसके तहत बहुत सारे नेशनल पार्क हम लोगों ने टाइगर रिजर्व इंडिया में एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, इंडिया में इस समय 53 टाइगर रिजर्व होते हैं, और टाइगर रिजर्व्स को अप्रूव करने की और उनको मेंटेन करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की होती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में बनाया गया। अब टाइगर रिजर्व के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, इसके दो पार्ट होते हैं। बीच वाला पार्ट होता है कोर और साथ वाला पार्ट होता है बफर। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, उसमें बीच में कोर होता है, फिर एक बफर होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। लेकिन टाइगर रिजर्व में सिर्फ दो होते हैं। जो कोर वाला पार्ट होता है ना, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, इसमें ट्राइबल्स नहीं रह सकते, इसमें ट्राइबल्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोर एरिया के अंदर जो भी गांव थे ना, उनको कोर एरिया से बाहर रीलोकेट किया गया। ठीक है, यह कहानी 1970 से चल रही है। अभी तक 257 के आसपास गांवों को पूरे इंडिया में कोर एरिया से बाहर रिलोकेट कर दिया गया है। बट अभी भी 850 से ज्यादा गांव ऐसे हैं आज भी कोर एरिया में रहते हैं। लीगल तौर पे कोर एरिया में रहना अलाउड नहीं है, कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन अलाउड नहीं है, फिर भी वहां पे 850 से ज्यादा गांव रहते हैं, जिनमें 80 से ज्यादा गांव, तो 80 प्लस गांव तो सिर्फ कर्नाटका में रहते हैं, जिसकी वजह से कंजर्वेशन में दिक्कत आती है, वाइल्ड और एनिमल कन्फ्लिक्ट भी होता है, वो सब दिक्कतें हैं, इलीगल होती हैं चीज़ें, पोचिंग होता है, वो सब होता है। तो अभी एनटीसीए ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा है, 19 स्टेट्स को जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, कि भाई अब जल्दी से जल्दी ये जो गांव है कोर एरिया में, आप इनको बाहर रिलोकेट करिए। और एनटीसीए क्योंकि एक लीगल अथॉरिटी होती है, उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, पिछले 50 सालों में सिर्फ 250 गांव आपने रिलोकेट किए हैं, तो आप 850 गांव रिलोकेट करने में तो मान के चलिए अगले 100 से 150 साल लगने वाले हैं, क्योंकि रिलोकेशन प्रॉपर होता नहीं है। रिलोकेशन होता नहीं है प्रॉपर, वो गांव वालों का जो लाइवलीहुड होता है, उनकी जो हिस्टोरिकल उनका घर होता है, वो उनसे छूट जाता है। नई जगह पे जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली वहाँ पे प्रॉपरली रह नहीं पाते, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब होता है, इसलिए जो है वो जाना नहीं चाहते। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी चाहते हैं कि ये वहाँ से ना जाएं, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये दिक्कत थोड़ी आ रही है, लेकिन फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ऑर्डर इशू किया गया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको एनटीसीए के बारे में पता होना चाहिए। तो एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और इंडिया में टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम और वो अप्रूव करने का काम यही करता है। देखिए, लैंड ना एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो स्टेट से ही शुरू होती है। लेकिन एनटीसीए के अप्रूवल के बिना आप इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार अगर किसी स्टेट ने किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद वो स्टेट उसको डी नोटिफाई नहीं कर सकता। नोटिफाई तो कर सकता है, डी नोटिफाई नहीं कर सकता। एनटीसी की परमिशन लेना जरूरी है, आप उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। इवन 1 सेंटीमीटर ऑफ लैंड आप अपने टाइगर रिजर्व से रिमूव नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ एनटीसी। तो बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, ठीक है, बहुत पावरफुल बॉडी थी। इसके जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होते हैं भाई, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, कुछ इसके एक वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं,
उसके अलावा इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, जिनमें से 2 लोकसभा से आते हैं और 1 राज्यसभा से आते हैं, तो बहुत पावरफुल बॉडी है बेसिकली। तो टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग सब कामें यही करती हैं, टूरिज्म एक्टिविटी को वहाँ पे कैसे रेगुलेट करना है, क्या गाइडलाइंस वहाँ पे देनी है, क्या-क्या रिसर्च आप वहाँ पे अलाउ कर सकते हो, एनिमल ही और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो गाइडलाइंस देने होता है, सब काम बेसिकली एनटीसी करता है। फ्यूचर के लिए इन ये जो टाइगर रिजर्व हैं, इनके अंदर क्या किया जाएगा, वो सब काम करता है, मॉनिटरिंग वगैरह काम करना, वो सब एनटीसी मतलब बहुत पावरफुल बॉडी है। टाइगर्स के बारे में जो भी होता है ना इंडिया में, वो इस अथॉरिटी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कोर एरिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बफर जोन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। चलिए जी, FPIS ऑफ लोडिंग, मतलब दो वर्ड होते हैं ना, एक होता है ऑन लोडिंग, अपलोडिंग बोलते हैं, या फिर एक होता है डाउनलोडिंग, जिसे आप ऑफ लोडिंग भी कहते हैं। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप कह सकते हो भैया आप लोडिंग कर रहे हो, आप अपलोडिंग कर रहे हो, लेकिन जब पैसे को हटाते हो, रिमूव करते हो, तो उसे कहा जाता है ऑफ लोडिंग। तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली जस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, मतलब आप उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी के पास के शेयर से मतलब आप उसके पार्टनर हो, आप उसके हिस्सेदार हो, शेयर होल्डर हो, चाहे वो 1% हो, चाहे 0.001% हो, डजेंट मैटर। तो ये प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी मार्केट लिस्ट होती हैं। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंडियन ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फॉरेनर्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है ना, तो वो अकेले नहीं आएगा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है, इंस्टीट्यूशन के थ्रू आता है, जिसे कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो वो जो इंडिविजुअल होता है या वो जो कंपनी होती है, वो इन FPIs को कॉन्टैक्ट करती है और फिर FPI इंडिया की स्टॉक मार्केट में उनके लिए शेयर्स खरीदते हैं। बेसिकली एक मिडल मैन का काम इस तरह से करता है। अभी हुआ ये मामला कि इन FPI के ओनर्स कौन है, ये किसी को नहीं पता। भाई प्रॉफिट तो ये भी कमाते हैं ना बीच में, वो बेनिफिट किसको मिलता है वो किसी को नहीं पता। हो सकता है भैया दाऊद इब्राहिम का FPI हो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, हो तो सकता है। तो अभी हुआ ये मामला कि SBI ने सेबी ने इन सभी FPIs को ये कह दिया कि भाई आप तो ये बताइए कि आपके ओनर्स कौन है, आप जो पैसा कमाते हो वो बेनिफिट किसको होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने 9 सितंबर की डेट रखी हुई है बेसिकली, और अगर कोई नहीं बताएगा ना, तो उनके ऊपर उनके प्रॉफिट का 5% का जो है टैक्स मतलब फाइन लगेगा बेसिकली। तो हुआ उससे ये कि जो FPIs है वो पैनिक हो गए। उस पैनिक के चक्कर में वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, और इंडियन मार्केट 1.2% जो है वो नीचे चली गई, क्योंकि FPIs ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। वो जल्दी से जल्दी अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को बेचकर भाग रहे हैं इंडिया से, इसलिए जो थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो मैंने बता दिया आपको FPI लोडिंग क्या होता है बेसिकली। तो कई रीजन से हो सकता है, ये तो एक रीजन मैंने आपको बताया जो सेबी वाला है, और भी कई रीजन हो सकते हैं। जब मार्केट में इनस्टेबिलिटी होती है, जब लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, वोलेटिलिटी होती है, जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, मतलब दुनिया भर में कोई लड़ाई हो गई उस केस में, है ना, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो किसी ऐसी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो सब जो है वो यहाँ पे रहता है। अगर इंडिया से स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से चला जाएगा तो उससे होता क्या है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बेसिकली हमारी जो करेंसी की वैल्यू है उसके ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है, राइट। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया की तरफ ना जाके किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, है ना। तो कई तरह का बेनिफिट हो सकता है, इंडिया की मार्केट अचानक से पैनिक कर सकती है। तो जो देखो विदेशी सो भाग गए, इंडियंस तो नहीं भाग पा रहे हैं, तो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो यहाँ पे उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट होते हैं। FPIs क्या होता है वैसे मैंने आपको बता ही दिया। हमारी लोग हम इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने का एक बहुत कॉमन तरीका होता है। और FPIs में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, मतलब शेयर्स खरीद सकते हो कंपनीज का, ऐसा भी नहीं है। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कई सारे तरीके होते हैं विदेशों से इंडिया में इन्वेस्ट करने का। तो एक वो तरीका है बेसिकली, ठीक है। सेबी क्या होता है, ये तो थोड़ा फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है। स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी है। 1992 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेबी एक्ट 1992। मुंबई में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। सेबी का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि भाई
जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये उनका, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो, दिक्कत ना हो, उसके बेसिकली से काम होता है। चलिए, इंटरपोल, इस समय इंटरपोल की मीटिंग चल रही है दिल्ली में, ठीक है। और आपको पता है पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फ्रॉड केस, बहुत सारे क्रिमिनल्स, और वो चाहे वो सिविल हों, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, चाहे वो फ्रॉड हो, जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह किया हुआ है, देश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये आरोप लगता रहता है सरकार के ऊपर कि साहब आप ये इनको अलाउ कर देते हो बाहर भागना, इनको वापस लेके नहीं आते हो। इस समय दिल्ली में मीटिंग हो रही है, और पिछले साल 2023 में इंडिया में जो है 70 से ज़्यादा भगोड़े इंडिया में लाए गए। 2024 में अभी तक 19-20 के आसपास वो जो भगोड़े थे, ठीक है, वो इंडिया में वापस लाए जा चुके हैं। तो ये कहना कि साहब ये आते नहीं इंडिया में, तो वो तो बहुत गलत है, क्योंकि ये तो पूरा डेटा ही आपके सामने है। तो इसमें होता क्या है, जब कोई क्रिमिनल इंडिया से भाग जाता है क्राइम करके, या फिर कोई भाग जाता है, सरकार को लगता है कि ये क्राइम कर सकता है, ये इसने फ्रॉड किया है, कुछ भी हो सकता है, तो हुआ ये कि दुनिया भर में 195 कंट्रीज की पुलिस का एक ग्रुप है जिसे लोग इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल का नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो ये एक इंटरनेशनल पुलिस है, जो कि डोमेस्टिक पुलिस होती है उन सबका ग्रुप है। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई है, फ्रांस के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1923 के अंदर इसको बनाया गया था, मतलब 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आई है, आप समझ लीजिए। क्या काम है इसका, बेसिकली दुनिया भर की जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटाबेस इनके पास होता है। तो क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, टेररिस्ट वाले केस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, साइबर क्राइम को हैंडल करना, ड्रग ट्रैफिकिंग को हैंडल करना, ये सब जो है इनका काम होता है। तो ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं बेसिकली, और कई तरह के नोटिस भी इशू करते हैं। आपने कई बार बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि अच्छा भाई वो रेड कॉर्नर नोटिस किसी के लिए जो है इशू कर दिया, ब्लू कॉलर नोटिस इशू कर दिया, तो उस तरह के नोटिस आपने रेगुलरली सुने होंगे। तो ये रेड कॉलर अलग अलग नोटिस होता है। जैसे रेड नोटिस होता है, रेड नोटिस का मतलब ये होता है कि भाई ये जो क्रिमिनल है ना बहुत खतरनाक है, और हमारे देश में ये बहुत सीरियस क्राइम करके भागा है, तो प्लीज आप इसे जल्दी से अरेस्ट करिए और इंडिया के अंदर वापस एक्स्ट्राडाइट करिए, इसको वापस भेजिए। ये होता है रेड नोटिस। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो कंट्रीज इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है ये फॉलो करना। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर मैंडेटरी होता तो भाई फिर तो कोई क्रिमिनल दुनिया में कभी भाग ही नहीं सकता था। और हमें पता है कि इंडिया से कितने सारे क्रिमिनल दुबई भाग जाते हैं, ब्रिटेन भाग जाते हैं, साउथ अफ्रीका भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि वो इंटरपोल का तो पार्ट है, लेकिन उनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिटरी वो जो ट्रीटी नहीं है, इसलिए। एक तो ये बात हो गई। ब्लू नोटिस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ब्लू कलर नोटिस में अरेस्ट नहीं होता पर्सन, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी जो मूवमेंट्स है वो ट्रैक की जाती हैं, कहाँ जा रहा है भाई, किससे बात कर रहा है, कहाँ होटल में खाना खा रहा है, वो इंफॉर्मेशन लगातार इंडियन पुलिस को मिले। वो काम बेसिकली ब्लू कलर नोटिस का होता है। ग्रीन कलर नोटिस एक वार्निंग जैसा होता है, ठीक है, मतलब कोई अगर क्रिमिनल है इंडिया में, उसने क्राइम किया हुआ है और अभी वो विदेशों में रह रहा है, सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये फिर से क्राइम कर सकता है, तो उस तरह से वार्निंग टाइप का रहता है कि भाई इसका थोड़ा सा ध्यान आप रखें। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना हुआ, पब्लिक प्लेस वगैरह में वो अगर थ्रेट हो सकता है, तो वो सब जो है वो ग्रीन नोटिस के अंदर में किया जाता है। येलो नोटिस जनरली जो माइनर्स होते हैं, है ना, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ब्लैक नोटिस उन लोगों के लिए होता है जो डेड बॉडी होती हैं, जैसे मान ली इंडिया के अंदर कोई डेड बॉडी मिली, वो इंडियन की नहीं है, विदेशी की है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ब्लैक नोटिस जो है वो दिया जाता है। तो जैसे मान लो कि ब्रिटेन में कोई आदमी है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तो वहाँ की पुलिस के पास उसका डेटा होगा। अब वो आदमी इंडिया में भाग के आ गया, 2-4 साल यहाँ पे रहता है छुप छुपा के, फिर वो यहाँ पे मर जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो एक ब्लैक नोटिस भेजेंगे, तो उसकी जो पिक्चर है वो शेयर की जाएगी दुनिया भर की पुलिस के साथ। तो ब्रिटेन वालों को जैसे लगेगा कि अरे भाई ये तो हमारा आदमी है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको ब्रिटेन उसकी डेड बॉडी को भेजा जा सकता है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लैक नोटिस के अंदर होता है। ऑरेंज नेट नोटिस में बेसिकली क्या रहता है, जो किसी पर्सन कोई इवेंट को लेके डिटेल्स वगैरह बेसिकली यहाँ पे शेयर की जाती हैं। जैसे मान लो कहीं पे कोई मेला हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, तो अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव होने का खतरा है, अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई डेंजरस क्रिमिनल हो सकता है, आप देखिए, मान लो जैसे ब्रिटेन के अंदर कोई, मान लो कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है और वहाँ पे दाऊद इब्राहिम गया हुआ है, तो नोटिस तो जाना चाहिए ना कि यार ये खतरनाक क्रिमिनल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उस तरह की चीज़ें ऑरेंज नोटिस के अंदर होती हैं। पर्पल नोटिस में क्या रहता है, देखिए ये चोर पुलिस का खेल होता है भाई।
है ना? पुलिस के पास भी इनको पकड़ने की टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन चोरों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो मान लो इंडिया की पुलिस ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ी जो क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे थे, जो बिल्कुल उनके लिए नई टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है इंटरनेशनल पुलिस के पास कि देखो भाई, इस तरीके से भी क्राइम हो सकता है, आप इसको भी ध्यान रखना। उस तरह की चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं। उसके अलावा फिर एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशल नोटिस भी होता है। तो इसमें किसी इंडिविजुअल को लेके या कोई एंटिटीज़ को लेके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट। तो क्या ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नोटिस सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हो सकता है? नहीं, ये किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। खासकर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये नोटिस इशू किया जाता है, राइट? चलिए, वैली फीवर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वैली फीवर तो अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, एरिजोना है, वहाँ से रिलेटेड होता है ये। बेसिकली कैलिफोर्निया एक ड्राई जगह है, एक एरिड एरिया है, लेकिन 2-3 साल में यहाँ पे बहुत बारिश होती है, अच्छा खासा। तो 2-3 साल ड्रोट रहता है, फिर 1 आध साल यहाँ पे बारिश होती है, ये चलता है वहाँ पे। और कैलिफोर्निया की जो मिट्टी है, उसकी जो सोइल है, उसके अंदर एक स्पेशल तरह का फंगल होता है। उस फंगल का नाम होता है कोकीडियोडिस। ये आपने याद रखना है। जब वहाँ पे ड्रोट होता है तो ये डोरमेंट हो जाता है, ये एक्टिव होता नहीं। लेकिन जब 2-3 साल में वहाँ पे ठीक-ठाक बारिश होती है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और जब ये मिट्टी से निकलने लगता है, इसकी खुशबू और ये मिट्टी में आने आने लगता है, हवा में आ जाता है, तो हम इसको इन्हेल करते हैं, सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है, हमें हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, और उसकी वजह से हो जाता है आपको फीवर, जिसको कहा जाता है वैली फीवर। यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। खासकर सितंबर और नवंबर के महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। ये जो सैन जैकिन वैली है, वहीं पे पड़ती है ये बेसिकली, कैलिफोर्निया वाले रीजन में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस होते हैं क्योंकि ये फंगस बेसिकली वहीं पे ज़्यादा, ग्लोबल पेंडेमिक नहीं है ये अमेरिका के कुछ खास हिस्सों में ही होता है, और साल के कुछ खास महीनों में ही होता है, और 2-3 साल के बाद एक बार ये होता है। यूजुअली बुखार वगैरह आपको आता है, आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर सकता है, बोन्स को इम्पैक्ट कर सकता है, ब्रेन को इम्पैक्ट कर सकता है, और भाई अगर आपको टाइम पे इलाज नहीं मिला तो एक्सट्रीम केस में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको याद रखना है। तो क्या करें भैया, मास्क वास्क लगा के जाएं, आप यही कर सकते हैं। करोटस पाइपरस, ठीक है, क्या है ये एक स्पाइडर है, ये एक जंपिंग स्पाइडर है। तो ये चलती नहीं है, ये जंप करती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है। और क्योंकि ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, तो इसके लिए नाम इसका जो है पाइपरस हम लोग ने रख दिया। आसान है इसको बेसिकली याद करना। कहाँ पे मिला है ये मिला है तमिलनाडु के पलानी हिल्स के अंदर, ठीक है। इंडिया में इस पहले से ऑलरेडी हमारे पास 9 स्पीसीज इसकी थी, अब ये 10th हो गई है। पूरी दुनिया भर में टोटल 37 स्पीसीज इस स्पाइडर की पाई जाती हैं, इंडिया में 10 पाई जाती हैं। 2016 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, और अभी फाइनली इसको आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है। उसलिए बस आपको इसको याद रखना है, बाकी ये छोटी छोटी डिटेल आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, तो इसको तो आप छोड़ ही सकते हो। पलानी हिल्स, ये देखिए जरा, यहाँ पे है, दीज आर द पलानी हिल्स। तो वेस्टर्न घाट जो है ना हमारा, उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ये बेसिकली थोड़ा सा, ठीक है, वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे ये पलानी हिल्स आपको देखने को मिलती है। उस कंटेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। आज सैटरडे का दिन है, आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास रखेंगे शाम को, 7 to 10 ये क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही टॉपिक यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, आप क्लास में आइए, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी में। 2 साल का करंट अफेयर तो बिल्कुल आपको करना ही रहता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करने लगोगे ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा कमांड आपका करंट अफेयर पे हो जाता है। तो और वो सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, आप दूसरे एग्जाम्स भी देते हो तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।